नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स में आज फिर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय झा आज आपको द मेकिंग ऑफ इंडिया की अगली कड़ी के रूप में ये बताऊंगा कि मगध ने कैसे पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एक करने की जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों, जिस आपके सामने जो मैप अभी है वो मैप 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। जब रामायण और महाभारत के युग से हम बाहर निकलते हैं तो भारत इस प्रकार था। भारत भौगोलिक रूप से एक जरूर था, लेकिन इसमें 16 महाजनपद थे और हर जनपद की अलग अलग राष्ट्रीयता थी, अलग अलग राष्ट्र हुआ करते थे। वो मगध में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिम्बिसार ने हैरजक वंश की स्थापना की। बिम्बिसार के खानदान में राजवंश में 2 राजा हुए, बिम्बिसार अजातशत्रु। उन्होंने भारत को भौगोलिक रूप से एक भारत को राजनीतिक रूप से भी एक करने का स्वप्न देखा और उससे पूरा किया। आप इस मैप को देखें, ये मैप जो अभी आपके सामने है उसमें रेड शेड में जो पूरा इलाका है, जो डार्क रेड है वहाँ मगध का ओरिजिनल साम्राज्य था और बिंदुसार और उनके पुत्र अजातशत्रु ने उसको विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने वाराणसी और कौशाम्बी को जीत लिया और इधर चंपा को जीत लिया। इसके बाद 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के देहावसान के बाद, उनकी मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश का शासन होता है। और शिशुनाग वंश जो आप येलो शेड में जो इलाका देख रहे हैं उसको मगध में मिलाया। ये इलाका मगध में आ गया शिशुनाग वंश के साम्राज्य में, यानी ये हम आपको 5वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 5वीं शताब्दी के बाद इस देश में नंदों का शासन हुआ और नंद ने 321 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया और भारत को कुछ इस तरह से विस्तृत किया। 321 ईस्वी पूर्व में नंद के अंतिम राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु चाणक्य हुआ करते थे, चाणक्य के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और भारत को विस्तार देना शुरू किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध में राजा हुए तो उसी समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पूरे पंजाब को उसने जीत लिया। ब्यास नदी तक वो आ गया था। पंजाब को जीतने के बाद जब वो पूरब की ओर बढ़ना चाहा तो मगध के राजाओं का इतना आतंक फैल गया सिकंदर की सेनाओं में कि वो ब्यास नदी से इस पार आने का सपना त्याग दिया और सिकंदर वापस चला गया अपने सेनापति सेल्यूकस को पंजाब का हिस्सा सौंपने के बाद। सेल्यूकस बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि चंद्रगुप्त को हराकर, चंद्रगुप्त जो कि चाणक्य के निर्देशन में, मार्गदर्शन में मगध का राजा बना था, हराकर हम पूरे भारत को जीत लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं हुआ। दोनों के बीच लड़ाई हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त करके उसके पूरे अधिकार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और उस समय सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के अधीन न केवल पंजाब का हिस्सा था बल्कि अफगानिस्तान और ईरान तक का हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा जो आप इसमें देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा उसके अधीन था। इस तरह से सेल्यूकस को जब हरा दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन इस तरह का भारत आ गया। ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, ये भारत का हिस्सा, ये देखिए 273 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त के नेतृत्व में ये भारत इस तरह से एक हुआ। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजा जरूर बना, लेकिन उन्होंने पर वह कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने कोई राजनीतिक क्षेत्र, मगध की राजनीतिक सीमा का विस्तार बिंदुसार ने नहीं किया। बिंदुसार के बाद आता है सम्राट अशोक का शासनकाल। सम्राट अशोक 260 में राजा बने थे और 260 से पहले राजा बन चुके थे BC। 260 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने राज्य में ये देखिए, ये मगध और बिंदुसार के समय का भारत है और ये सम्राट अशोक के समय का भारत है। ये पोर्शन आप देख रहे होंगे, पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट जिसमें बंगाल और उड़ीसा का हिस्सा था, उसको सम्राट अशोक ने जीत लिया। और 260 ईस्वी में भारत को इस तरह से हुआ, यानी ईरान से लेकर के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तक हो गया। केवल दक्षिण का हिस्सा जो उस समय केरल, जो आज का केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का हिस्सा है, वो भारत के अधीन नहीं आ पाया। सम्राट अशोक के बाद सम्राट अशोक ने जब कलिंग को जीता
तो युद्ध के प्रति उनका आकर्षण जाता रहा और उन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपनाया। अब वो युद्ध सेना भेजने के बदले उन्होंने धार्मिक विचारक, धार्मिक उपदेशक दूसरे देशों में भेजना शुरू किया। वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए, बौद्ध धर्म अपना लिया और अब पहली बार उन्होंने राजकाज में धर्म को समाहित किया और धर्म के अनुसार शासन करने लगे। धर्म के अनुसार शासन करने से क्या हुआ कि मगध का जो प्रतापी मगध वंश की प्रतिष्ठा धूमिल होती गई, सामरिक प्रतिष्ठा धूमिल होती गई और उनके जो वंशज थे उन्होंने भी अपने पिता के, अपने पूर्वज यानी अशोक के चिन्हों पर चलना शुरू किया और अंत में देखते देखते क्या हुआ कि मगध वंश यानी मौर्य का वंश फिर ख़त्म होने लगा। उनके राजा कमज़ोर पड़ने लगे और कमज़ोर करते करते 180 ईस्वी में कुछ इस तरह का मगध रह गया। जो मगध अशोक समय 260 ईस्वी पूर्व में ये इस तरह 260 में कुल इस तरह से हो गया था, वो मगध 180 पूर्व में ये रह गया। यानी कितना साउथ का पूरा हिस्सा चला गया और वेस्ट का पूरा हिस्सा, वेस्ट और नॉर्थ का पूरा हिस्सा मगध राजवंश से अलग हो गया। तब उसमें मगध के अंतिम राजा थे, मगध मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, जिनको मारकर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण धर्म के अनुसार देश को चलाना, मगध राजवंश को चलाना शुरू किया। उनका भी समय बहुत दिन तक नहीं चला। 73 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के वंश के अंतिम राजा को मारकर वासुदेव कण्व ने मगध कण्व वंश की स्थापना की। वो भी लगभग इतना ही भारत पे उन्होंने अपना शासन किया। कण्व वंश के बाद मगध की राजसत्ता जाती रही और भारत में फिर छोटे छोटे राज्य, जैसा पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे वैसे ही छोटे छोटे राज्यों में भारत फिर बढ़ गया। फिर आकर के आपका तीसरी शताब्दी में, ईसा के बाद तीसरी शताब्दी में मगध में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। ये 275 ईस्वी की बात है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। श्रीगुप्त के वंश में श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर स्कंदगुप्त आदि राजा हुए, जिन्होंने फिर से खास करके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर पूरे भारत में अपना विजय अभियान शुरू किया। उन्होंने दक्षिण तक के हिस्सा को जीत लिया, लेकिन उन्होंने अपनी नीति को थोड़ी बदल दी। जिस तरह से मगध ने सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन गुप्तों ने मगध के बाकी राजाओं ने जिस तरह से सभी राजाओं को अपने अधीन कर पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, अखिल भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, गुप्तों ने उस पॉलिसी को बदल करके उन्होंने क्या किया, तो राजाओं को जीतते गए और उनसे कर लेकर के उनको स्वतंत्र करते गए। केवल राजा मगध को कर दिया करता था गुप्तों के समय में, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी सत्ता अलग रही। तो इस तरह से भारत ने फिर वो रूप लंबे समय तक, मुगलों के समय में बहुत लास्ट में जाकर के औरंगजेब को छोड़ दें या फिर अंग्रेज़ों को छोड़ दें, तो भारत फिर उस राजनीतिक सत्ता को नहीं प्राप्त कर पाया जो सम्राट अशोक के समय मगध ने पूरा किया था। यानी सम्राट अशोक अंतिम राजा हुआ जिसके समय भारत ने उस भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता को देखा जिसका वर्णन हम धर्मशास्त्र में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। यानी जम्बूद्वीप की जो बात हम सुनते रहे हैं, वो अशोक के समय में ही वो सपना पूरा हुआ था। हालांकि अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किया, अंग्रेज़ों ने लिखा, लेकिन जब वो जाने लगे तो भारत का मेन हिस्सा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। तो ये थी भारत मेकिंग ऑफ इंडिया की दूसरी कड़ी, जिसमें हमने आपको ये बताया कि भारत भौगोलिक एकता के साथ साथ राजनीतिक रूप से किस तरह से एक हुआ। शेष अगले कड़ी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।